अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, अभी जैसे कि आपने मुलाहिजा किया, ये एक खासा बड़ा ऐलान है जो कि असद उमर साहब वफाकी वजीर बराए प्लानिंग ने किया है कराची में जब वो प्रेस टॉक कर रहे थे कि अब बाकायदा तौर पर मरदमशुमारी का मरहला शुरू किया जाएगा और नई मरदमशुमारी के हिसाब से फिर हल्केबंदियां की जाएंगी और उन हल्केबंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन 2023 कंटेस्ट किया जाएगा। तो लिहाजा ये एक खासा बड़ा ऐलान है जो सामने आया है। पिछली मरदमशुमारी नाजरीन आपको पता है कि ताखीर के बाद, तकरीबन 10 साल की ताखीर के बाद हुई थी। 2017 में 19 साल की ताखीर इसके अंदर ओवरऑल आई थी, यानी 19 साल के बाद मरदमशुमारी हुई थी, जो कि वैसे आइडियली स्पीकिंग हर 10 सालों बाद होनी चाहिए। और इस पे भी बहुत सारे शुकूक व शुबात, बहुत सारे सवालिया निशानात मुतअद्दिद सियासी जमातों ने उठाए, जिसके बाद से हमने देखा कि जो मामलात थे वो उस तरह से अनफोल्ड नहीं हो पाए या इसके फवायद हमें उस तरह से ना मिल पाए जो कि आइडियली स्पीकिंग हमें मिलने चाहिए थे। तो अब ज़रूरी ये है कि इस दफ़ा जो मरदमशुमारी हो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रजामंदी से, उनकी हर तरह की ग्रीवेंसेस को दूर करके और उनके इनपुट्स को शामिल करके तमाम स्टेक होल्डर्स के फिर ये की जाए। 18 माह का, जैसे असद उमर साहब ने बताया, कि वक्त दिया जाएगा CCI को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के आगे ये एजेंडा रखा जाएगा कि 18 माह के अंदर अंदर ये पूरा मरहला मुकम्मल किया जाए। फिर उसके हिसाब से हल्के बंदियां हों, हल्के बने, नए हल्के, पुराने हल्के वगैरह वगैरह, और फिर ये कि उसकी बुनियादों पर अगला जो इंतखाब है वो तश्कील दिया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट जो बयान था या उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस मरतबा ये सेंसस का जो मरहला है ये किया जाएगा। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमने कल आपके सामने एट लेंथ ये अपना एक सेगमेंट रखा था और इसके ऊपर तफसील से बात हुई थी कि किस तरह टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का बहुत एक पुख्ता इरादा हुकूमत 2023 के इंतखाबात में EVMs या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू रखती है। उसके ऊपर भी हमें पता है कि अपोजिशन और हुकूमत के जो नैरेटिव्स हैं या उनके जो बयानिए हैं वो बहुत एक दूसरे में फ़र्क रखते हैं, पोल्स अपार्ट हैं। तो क्या इस मरतबा अगर मरदमशुमारी भी हमने टेक्नोलॉजी से करनी है तो क्या एक तो ये कि वो सबको काबिल कबूल होगी, और दूसरा ये कि क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इस मरतबा इन हल्के बंदियों से मुतमईन हो पाएंगे, जो नताइज आएंगे मरदमशुमारी के, क्या उनसे मुतमईन हो पाएंगे, और ऐसा कोई दूसरा, यानी कि इसमें कोई ग्रीवेंस ना आ जाए इन स्टेक होल्डर्स की। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए किस तरह से, अलोंग विच लाइंस, ये अब पूरा मरहला हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस पूरे एजेंडा को आज नाजरीन हम पहले सेगमेंट के तहत टेबल करने जा रहे हैं और मुझे एक बहुत पर्टिनेंट गेस्ट पैनल ने भी ज्वाइन किया है। मैं आपके सामने तारुफ कर रहा हूँ, शेर अली अरबाब साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो CPEC कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया शेर अली अरबाब साहब आपकी मौजूदगी के लिए। कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन हमारे साथ हैं, स्टॉलवर्ट आप हैं PMLN के मेंबर कौमी असम्बली और साबिक सरबराह रहे हैं फाइनेंस कमेटी के जो कौमी असम्बली में है, और अभी भी जो अपनी जमात का बिजनेस एंड कॉमर्स विंग है उसको हेड करते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपकी मौजूदगी के लिए। आप चूंकि बहुत एक गहरी निगाह रखते हैं फाइनेंस वगैरह के मामलात पर, तो आपकी भी जो आरा है हमारे लिए बहुत इसमें काबिल एहतराम और गाइडेंस का सबब होगी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। शेर अली अरबाब साहब आपसे शुरू करूं अगर मैं, फरमाइएगा, ऑब्वियसली फाइनेंस, ये तमाम मामलात अपनी जगह और इस पे आपकी भी एक बहुत पर्टिनेंट इनपुट होती है हमेशा। ये किस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि इस मर्तबा वो इसके नताइज के हवाले से ग्रीवेंसेस ना आ जाएं जो इससे पहले वाले मरदमशुमारी के ऊपर आए थे, और वो मामला अब तक जूं कतू है, कोर्ट्स वगैरह में गया हुआ है। अब वो तमाम चीजें, आई मीन सब जुडिस हैं, बहुत सारी इस किस्म की चीजें हैं। अब ये क्या हमें करना होगा कि वो चीज ना हो? अब सबसे पहले मेरी राय में हर सियासी जमात, हमारी हुक्मरान जमात हो या जो अपोजिशन की जमात हो, सबसे पहले हम सब ने अपनी नीयत ठीक करनी है कि भाई हम वाकई चाहते हैं कि एक एक शफाफ मरदमशुमारी हो, और हमें हर एक चीज को सियासत की नजर, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, उसकी नजर नहीं करना। पहली बात तो यह है, बिकॉज ये सब कुछ स्टार्ट होता है नीयत से, इंटेंशन से। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है, इट इज एन इनेबलर। टेक्नोलॉजी जो है ना, वो इनेबलर होता है, उससे एक काम आसान हो जाता है। इट्स सोल्यूशन प्रोवाइडर। अगर प्रॉपर पर्टिनेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए और एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल किया जाए, वो सेंसस हो, वो इलेक्शंस हो,
वो बहुत सी चीजें, आप जहाज देख लें, जहाज, दीज आर टेक्नोलॉजिकल व्हीकल्स। पहले लोग जो है वो ऊँटों पे जाते थे, तो अगर इतनी बुरी चीज है तो फिर वी शुड स्टॉप यूजिंग कार्स, वी शुड स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन्स। सो बेसिकली ये चीज है। दूसरा, हाँ, वो मैं बिल्कुल, इसको मैं मानता हूँ कि इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होने चाहिए, ताकि जो इश्यूज 2017 में आए हों वो इस दफा ना आए। और कोई बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत तो 5 साल होती है ना, मर्दमशुमारी से और आपको आपके राइट नंबर से यू प्लान फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि अक्सर हुकूमतों को स्पैन कर जाती है। सो वी हैव टू शो अक्रॉस द पार्टी लाइन पॉलिटिकल मैच्योरिटी व्हेन इट कम्स टू नेशनल लेवल इश्यूज, जिससे पूरे मुल्क को, रियासत को फायदा है। अच्छा शेर अली अरबाब साहब, आपने कहा नीयत ठीक होनी चाहिए। इफ आई में आस्क यू, आपको नीयत पे शक क्यों है और किसकी नीयत पे शक है? नीयत देखिए, मैं ये जनरली बता रहा हूँ, जो भी अब कुछ अर्सा पहले, मतलब पास नियर जो करीब, माजी करीब में जब भी इस किस्म के कोई इश्यूज आए हैं, उसको कोई ना कोई, या कोई सियासत की नजर हो जाती है। ईवीएम जो है, ईवीएम में तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसके ऊपर इतनी सियासत हुई है कि ये तो ये रिगिंग का टूल है, वो है भाई इस्तेमाल। तो ईवीएम जो है, इट इज अगेन टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, उसको यूज करेगी इलेक्शन कमीशन। हाँ, अगर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने तैयार किया है, अगर इलेक्शन कमीशन को उस ईवीएम पे एतराज है, तो देन दे कैन कम अप विद अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो मैंडेट है इलेक्शन करवाने का, वो तो ना हुकूमत का नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो उन चीजों को देखते हुए मतलब है कि कल को अगर इस पे भी सियासत हुई, बदनीयती हुई, तो ओवरऑल नुकसान होगा। सो वी हैव टू, कुछ चीजों पे, वो कहते हैं ना काउंसिल, जिस तरह प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी है, कुछ चीजों को हमने सियासत से ऊपर देखना है, ताकि वो चीजें हो, बिकॉज सेंसस तो होगा। यानी हाँ, टेक्नोलॉजी जाहिर है, सेंसस और ये मर्दमशुमारी तो एक ऐसा मरहला है कि हम तमाम के मफाद में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसके फवायद हमें आने थे वो पिछली दफा भी इन्हीं ग्रीवेंसेस की वजह से ना आ पाए। कैसर साहब, टेक्नोलॉजी से खाइफ क्यों नजर आती है ऑपोजिशन? जो एक कमेंट किया है शेर अली अरबाब साहब ने, ईवीएम्स के ऊपर तो आपने अपना ऑब्जेक्शन किया, लेकिन अब ये जो मर्दमशुमारी है, एटलीस्ट ये कि इन प्रिंसिपल तो इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि अगर हम टेक्नोलॉजी की मदद लें तो यकीनन हमें बेहतर नताइज, बेहतर एक्यूरेसी इन तमाम चीज़ों में मिलेगी। हम अपनी आबादी का एक काउंट बता रहे हैं कि क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप इस बात से एग्री करेंगी कि जो असम्बली का या नेशनल असम्बली या सेनेट का रोल है, यानी पार्लियामेंट का रोल है, वो इन्हीं कामों के लिए। मुझे समझ नहीं आती कि इस हुकूमत के कोई एक वजीर ऐलान कर देता है, इतने बड़े बड़े ऐलान, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डिफेंस के बारे में मामलात हों, चाहे ये अभी उन्होंने मर्दमशुमारी की बात कर दी, इसमें और कई मसाइल, इसमें मामलात खुल सकते हैं। ये चीज़ें आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में लाते, उसको थ्रेड बेयर डिबेट करते, तमाम लोगों की जो स्टेक होल्डर हैं उनकी राय लेते और उसके बाद फैसला करते। आपने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना बड़ा फैसला कर दिया। उसके बाद मर्दमशुमारी के बाद ये भी कह दिया कि हल्का बंदी होगी, तो हल्का बंदी कोई नया होगी। अब वो उस पर पहले ही इख्तलाफात है इलेक्शनों में, हल्का बंदी किस अंदाज से होगी। पिछले मर्दमशुमारी में, क्योंकि ये फाइनेंस का मैटर होता है, फाइनेंस की मिनिस्ट्री करती जी, है और आपने जो माली वसाइल हैं उस हिसाब से आपने तरतीब देने होते हैं, फिर तकसीम करने होते हैं। जी, इस पिछली बार जो मर्दमशुमारी हुई, इसको थ्रेड बेयर तमाम स्टेक होल्डर से बार बार हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको डिस्कस किया। इसमें ज्यादातर जो मसला आया वो कराची की आबादी के बारे में एक बहुत बड़ी शिकायत आई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि दोबारा जो है एक सैंपल उसकी मर्दमशुमारी कुछ हलकों में, कुछ सैंपल के तौर पे बाज यानी जो चुने जाएंगे, बाज सेलेक्ट किए जाएंगे, उन हलकों में मर्दमशुमारी दोबारा हो जाएगी, ताकि अगर कोई फर्क है तो वो सामने आ जाए। अब ये तो एक कमेटी बन गई थी, उसके बाद उस कमेटी में कुछ अमल नहीं हुआ। अब 4 साल बाद, अगर 2017 में किया, 2021 में 4 साल बाद आप मर्दमशुमारी कराने जा रहे हैं और वो सारा पेंडोरा बॉक्स दोबारा खोलेंगे, आप हल्का बंदी दोबारा करेंगे। मर्दमशुमारी में कोई एतराज नहीं होना चाहिए असूलन, लेकिन उसकी कितनी शफाफियत है उस बात का। और ये इतना बड़ा मामला जो है, ये हुकूमतें क्या होती हैं, ये सारी असम्बलियों का और पार्लियामेंट का मकसद क्या है? आप आए ना वहाँ, पहले स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करें, फिर उसको नेशनल असम्बली पे फोरम पे और सेनेट के फोरम पे लाएं, और फिर उसको सही तरह थ्रेड बेयर
पता चले कि उसमें प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उसमें लेकिन ये कैसर अच्छाइयाँ साहब, ये क्या तो हैं, कहा जा रहा है बुराइयाँ। ना कि ये सीसीआई के आगे मामला रखा जाएगा, तो सीसीआई में तमाम जो हमारे सूबे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो सबकी आरा आ नहीं जाएगी? मुन्ना, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर क्यों इलेक्शन कराते हैं? ये जो सारी असम्बलियां और पार्लियामेंट का मकसद फिर है क्या? ये हर मेंबर की राय, देखिए ना, हर मेंबर की राय इंपॉर्टेंट है। हर हम्म। मेंबर अपने तौर पर, जो पार्लियामेंट सिस्टम है ना, उसमें 8 लाख बंदों में से हमारी आबादी के हिसाब से इलेक्ट होके एक एमएनए आता है। अब वो, उसकी अपनी एक राय हो सकती है, जरूरी नहीं पार्टी के लाइन के ऊपर भी सारे पार्टी के मेंबर को ये राय, इसीलिए असम्बली में पूरी डिबेट होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। उसका फिर मकसद क्या है? आप छोटे छोटे मामलात में देखता हूँ, मैं कोई पिछले 25 साल से नेशनल असम्बली में जा रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये अभी आजकल खास तौर पे जो छोटे छोटे मामलात को तो आप डिबेट करते हैं, एक एक चीज को वो डिस्कस होती है, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के अफेयर्स हैं उसका आप ये देखिए ना, बहुत बड़ा हमारे यहाँ अफगानिस्तान में चल रहा है इस वक्त, एक बहुत ही लंबी चौड़ी तब्दीली है और गेम चेंजर है उस मामलात को, और ये डेलिकेट मैटर है फॉरेन पॉलिसी के, और इसका इम्पैक्ट हो सकता है वो बहुत उसका तो काफी इजलास अरसे जैसे कल से अब है, जॉइंट सेशन का आगाज हो रहा है, आप भी इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, वो मामलात अब जा रहे हैं। तो शेर अली अरबाब साहब, कैसर साहब का ये ख्याल है कि ये 4 साल बाद ही अगर मरदमशुमारी दोबारा की जा रही है, अलबत्ता ये कि बहुत सारे जो एतराज रखने वाले स्टेक होल्डर्स थे उनका ये ख्याल था कि वाकई ये यही रास्ता है इसका कि मरदमशुमारी दोबारा करें, पुरानी मरदमशुमारी के नताइज, वो सारा एक नया पेंडोरास बॉक्स है, उसको छोड़ दें। लेकिन आपने पार्लियामेंट को क्यों नहीं एतमाद में लिया ये फैसला लेने से पहले? देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। जो असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इट इज टू शो द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू कंडक्ट, मतलब अपना वो हुकूमत अपना वो बता रही है कि हम इरादा रखते हैं इसको वो करने के लिए। तो बड़ा इनिशियल फेज है, इनिशियल। आगे जाके इस पे ऑब्वियसली डिस्कशन होगी, पार्लियामेंट में भी होगी, स्टैंडिंग कमेटीज में भी होगी। ऑल्दो फ्रैंकली अगर आप देखें, इलेक्शन सेंसस कराना जो है उसके अंदर एक वो तो उसके कवानीन बने हुए हैं, उसमें जो है, हाँ अगर अपोजिशन की जमातों को उस पर इतराज है तो दे कैन रिक्वेजिशन स्पीकर साहब को एक रेजोल्यूशन वो करें कि जी हमें 1-2 दिन इस पर डिबेट करनी है, उस पर डिबेट हो जाएगी, इस तरह तो नहीं। लेकिन देखिए एक और चीज भी है, नॉट मैं मतलब मेरा लेकिन ये शेर अली अरबाब साहब, चूंकि आप कबलस वक्त करा रहे हैं, अभी 10 साल का जो अरसा मिनिमम टाइम, ये तो अभी पूरा नहीं हुआ। तो बेसिकली इसीलिए करा रहे हैं कि पिछले वाले के ऊपर जो है एतराजात थे। अब हम चाह रहे हैं कि असर नो फ्रेश हो, और ऐसा हो जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसके ऊपर कंसल्टेशन हो, और उसके ऊपर आगे लेके चीजों को चलें। दूसरा, ये जो अब हमारे ऑनरेबल कॉलीग ने बात की है ना, बिल्कुल नेशनल असेंबली के फ्लोर पे होनी चाहिए बात। लेकिन एक चीज, और मैं आपको एक तारीख का एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। 18th अमेंडमेंट के ऊपर कितनी डेलिब्रेशन हुई आपको पता है? एक दिन, बिल्कुल। फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक दिन डिबेट नहीं हुई। मैं ही नहीं कह रहा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। 18 अमेंडमेंट अच्छी चीजें भी थी, कुछ चीजें जिस तरह भी थी, ओवरऑल मैं कोई उसको वो नहीं कर रहा, तनकीद का निशाना 18 अमेंडमेंट को नहीं बना रहा, मैं सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे आइन जो है, आइनी तरामीम हो जाती है, फ्लोर पे एक दिन की डिबेट नहीं होती। सो ये अगर 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 कोई भी चाहता है तो बिल्कुल स्पीकर साहब को रेजोल्यूशन के थ्रू मदू करे, उनसे कहें कि जी 1 दिन या 2 दिन इसके ऊपर डिबेट रख ले ताकि इस पे बात हो। यानी हुकूमत, जाहिर है आपका अपना तो फिलहाल इस पे नहीं है कोई प्लान, लेकिन ये है कि ऑपोजिशन जरूर इस बात पे देखें, रेक्विजिशन डाल दे। अभी तो सरकार ने सिर्फ इरादा जाहिर किया ना कि हम जो है एक फ्रेश कंसेंसस करना चाह रहे हैं। फेयर इनफ, यानी जो पुरानी कंट्रोवर्सीज हैं उनके एक पस मंजर में आगे ठीक है। जो मामलात आगे जाएंगे, हाँ दूसरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उस पे कौन होते हैं? हर एक सूबे के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है ना। सारे जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, who the चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड पर्सन होता है, जिसकी हुकूमत, पार्टी की हुकूमत होती है। सो वो बात अपनी जगह वही वाली बात है कि इसको अगर वहां पे और हाँ, इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसलिए जरूरी है, इसमें ऐसे इश्यूज भी हैं जो जिसमें प्रोविंसेस इन्वॉल्व हैं, और उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा कैसर साहब, ये फरमाइएगा कि आपके ही वक्त में, यानी कि जो पिछला दौर था PMLN का, आपकी गवर्नमेंट का, 2017 में आखिरी ये हल्का बंदियां और यस मरदमशुमारी दोनों मामलात हुए, उसके ऊपर फिर इतने बेपनाह इख्तिलाफात क्यों आ गए? आपने जैसे अभी इससे कबल कहा कि आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया था,
उसके बावजूद आप देखें कि किस लेवल की कंट्रोवर्सी बन गई। तो अगर कॉन्फिडेंस में लिया, उसके बाद फिर इस कंट्रोवर्सी की क्या वजह बनी? मोना, देखिए, मेरा क्योंकि तल्लक सिंध से भी है और पंजाब से भी है। मैं पंजाब से इलेक्ट होता हूँ, रहता मैं यहाँ कराची में, सिंध में हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि पिछली जो मरदमशुमारी हुई उसमें पंजाब की परसेंटेज 1-2%, 1.5% तकरीबन कम हुई पिछले मरदमशुमारी से। यानी जो पूरे ओवरऑल मुल्क की परसेंटेज थी ना आबादी की, तो सिंध की बड़ी है। अब मेन एतराज सिंध को है या मेन एतराज कराची को है, ठीक है, उसमें कुछ कि नाकाफी बड़ी है, बढ़ी तो है, लेकिन वो तमाम कहते हैं कि नाकाफी बड़ी है। हाँ, वो ये कहते हैं, तो गलत, ठीक है, मतलब अगर लेकिन मिसरिप्रेजेंट उसमें हुआ है। तय हो गया था, बाकी इतराज किसी जगह नहीं रहा। एक वो तय हो गया था कि उनके बाद दोबारा एक सैंपल की दोबारा मतलब अब इतना बड़ा एक पूरे प्रोसेस को जो 10 साल बाद होना था, अब 4 साल में शुरू कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हल्का बंदियां भी उस हिसाब से होंगी। अब फिर क्या आपके पास गारंटी है कि फिर इतराज नहीं शुरू हो जाएंगे? ये तो पूरे मुल्क में कोई इतराज नहीं उठा। मैं खुद उसमें बहुत ज्यादा मैंने उसमें डेलिब्रेट किया। हमने क्योंकि MQM उस वक्त कराची को रिप्रेजेंट कर रही थी, मेनली उनको भी एतराज था। और उसमें ये तय हो गया था कि कुछ दोबारा जो है ना इलाकों की मरदमशुमारी करा ली जाए, और अगर कोई फर्क है तो वो सामने आ जाए, उसका पता चल जाए। क्योंकि देखिए ना, और बाकी इलाकों को तो बहुत ज्यादा एतराज किसी जगह नहीं हुआ। मैं भी जानता हूँ, अगर आपके ध्यान में कोई एतराज है तो वो बता दीजिए। लेकिन अगर आप हाँ, बार बाय बार एंड लार्ज गिनाएंगे, तो कराची का ये था। अब जब वो एक नया पंडारा, एक तो 4 साल, इतने बड़े अखराजात हैं, इतना बड़ा, उसके कोई 1.5 साल लगेगा, और ये तो कह रहे हैं कि डिस्कस करेंगे। इन्होंने, असद उमर साहब ने तो कह दिया कि अगले महीने से शुरू हो जाएगी। उन्होंने तो सारी प्लानिंग दे दी। इसमें टाइम ही कितना रह गया और कितनी डिस्कशन होनी है? असेंबली का इजलास पे भी अभी तक तो मेरे एजेंडे में मेरे सामने नहीं है, हो सकता है रखें। क्या लेकिन वो ऑपोजिशन बात को ये चाहिए कि कि रिक्विजिशन कर लें, एक इजलास, एक बहस हो जाए इस मामले पर? कैसर साहब, राइट? कैसर साहब, 4 साल में हुई है, दोबारा कराएं। जी कैसर साहब, क्या ऑपोजिशन को चाहिए रिक्विजिशन कर लें इजलास के, जो एक आपको तजवीज दी है शेर अली अरबाब साहब ने? रिक्वेजिशन, देखिए, ये मेन तो एजेंडा, इतने बड़े रिक्वेजिशन तो हम कर सकते हैं, हो भी जाएगी। उसके भी एक टाइम चाहिए, 3 हफ्ते। ये तो कह रहे हैं अगले महीने से इन्होंने शुरू कर देनी है। वो तो 3 हफ्ते का नोटिस होता है, रिक्वेजिशन भी हो सकती है। लेकिन हुकूमत का ये काम है कि वो इतने बड़े जो मामलात हैं, इंपॉर्टेंट मामलात, उनको लेके आए। देखा ना, रिक्वेजिशन किस किस बात पे करेंगे? आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, उसका फैसला भी एक ऑर्डिनेंस के तहत कर दिया गया, और एक ही दिन में उसका असेंबली में तय कर लिया गया। अब बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें ठीक है, कितने किन किन मामलात पे रिक्विजिशन करें? शेर अली अरबाब साहब, ये क्या गारंटी है कि इस दफा कोई नया पेंडोरास बॉक्स नहीं खुलेगा, कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी? और एक ईवीएम्स वाला मामला ऑलरेडी चल रहा है सर, तो ये ऑपोजिशन का ये भी ख्याल है कि पहले आप वो वाला तो सुलझा लें, अब आपने ये नया एक, अगर एक और चीज आपने उनकी तरफ। देखिए, मामलात रुक तो नहीं सकते ना। मतलब हमने तो चीजों को बढ़ाना है आगे। ईवीएम, मैंने जिस तरह आपको कहा, बदकिस्मती है, ईवीएम क्या है? एक डिवाइस है। अगर कोई कहता है कि इस डिवाइस से हुकूमत धांधली करेगी, तो इलेक्शन तो हुकूमत नहीं कराती, वो तो इलेक्शन कमीशन कराती है। अगर इलेक्शन कमीशन को ईवीएम की स्पेसिफिकेशन पे एतराज है, तो आई होप दे हैव द कैपेसिटी कि वो उन स्पेसिफिकेशंस को फिर उस मशीन का इंतखाब करें जो उन, बिकॉज हमने तो कानून में कानून साजी में ये तो नहीं लिखा ना कि ये ईवीएम है, इसका ये कंपोनेंट होना चाहिए, ये पार्ट नंबर होना चाहिए। वो तो आदमी एक कानून पास कर लेता है, नीचे निटी ग्रिटीज जो है वो तो इदारे का काम होता है। इसी तरह, और हाँ, आपकी और गारंटी वाली बात कि आगे कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह की हमारे हालात हैं, जिस तरह हम छोटी छोटी चीजों पे पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पे बजट के दिनों में आपस में हम रिकंसाइल नहीं कर सकते, और फिर वी हैव टू हमें फिर वो कर, खैर, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये है कि ये चीजें मुल्क के लिए बेहतर हैं। अगर किसी को एतराज हो तो सियासत को बैक बर्नर पे रख के सामने आए, चीजों को शेर अली अरबाब साहब, क्या ये प्रपोजिशन आप समझते हैं बेहतर होती है कि जैसे कैसर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ कराची में कर लें, या जहां एतराज है वहां पर आप दोबारा कर लें ये प्रोसेस? देखें, आप अगर, ये तो पूरा प्रोसेस है ना, ये कोई वो तो नहीं है कि मतलब है कि आप जो सेंसस है, एंटायर प्रोसेस। अगर आपने कराची में कर लिया और कहा, क्या गारंटी है कि कल को कोई जो है पेशावर से उठ के ना कहेगी जी क्यों वहां हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हुआ?
फलाना क्यों नहीं हुआ, फलाना, तो एक वन टाइम प्रोसेस हो। इसमें मैंने जिस तरह आपको कहा, और मैं बड़ी ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, इस चीज को जो है ना, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने, और फ्रेंकली सियासत करके किसी को, सियासतदान को मिला है क्या इस मुल्क में जो अभी सियासत करके हमने इसको आगे लेके जाना है? क्योंकि सबसे बड़ा जो इस पे एतराज आया था शेर अली अरबाब साहब, वो एमक्यूएम की तरफ से आया था, कराची की खासतौर पर हल्का बंदियों के नताइज पर, और वो इस वक्त आपके इत्तेहादी हैं, तो जाहिर है ये तो किसी की तरफ से भी आ सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी की तरफ से आ सकता है, लेकिन एक जिस तरह मैंने कहा, सरकार ने, हुकूमत ने एक इरादे का इजहार किया है, और जो है फ्रेंकली अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी नजर से गुजरी नहीं है, मैं आउट ऑफ द कंट्री, लेकिन अभी भी कोई वो नहीं होता। बिकॉज ये प्रिपरेशन इस तरह तो नहीं होती ना कि आपने आज इरादा किया और अगले हफ्ते जो है ना उसके ऊपर यानी ये जो कैसर साहब कह रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, आप कह रहे हैं कि फौरी फौरी कराएं, इस तरह की कोई चीज नहीं है। 18 महीने तो बहुत ठीक ठाक टाइम होता है एक एक चीज को, और ये टाइम फ्रेम जो होता है एंड टू एंड है, स्टार्ट से लेके एंड तक, कंपाइलेशन तक, नोटिफिकेशन तक। तो 18 महीने लंबा टाइम भी है, बट इसमें हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी कंसल्टेशन है वो आगे जो है इजलास में बिल्कुल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें या रिक्वेजिशन करें, वी सपोर्ट इट। अगर ऑपोजिशन को कोई भी हो, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। जी कैसर साहब बताइएगा, ये ओपन है डिस्कशन के लिए, 18 माह है और इस किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं है, जो कि गालिबन ऑपोजिशन, और ये भी एक ख्याल है शेर अली अरबाब साहब का कि जैसे ईवीएम्स पे एतराज उठाए, कभी कभी चीजें ऐसा मालूम हो रहा है, गवर्नमेंट का ये नजरिया है कि सिर्फ ऑपोजिशन की सेक के लिए की जा रही है। देखिए शेर अली अरबाब साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, रीजनेबल बात है, लेकिन आप खुद बताइए कि 18 महीने का प्रोसेस है, हमारा मुल्क क्या ये अफोर्ड कर सकता है? 4 साल बाद ही हम कह रहे हैं फिर मर्दम, जो पहले 19 साल नहीं हो सकी, पहले मर्दमशुमारी 19 साल में हुई, और उसी के बुनियाद पर हल्का बंदी होती है। अभी तमाम हल्का बंदियां हुई हैं, इलेक्शन उन्हीं हल्का बंदियों पे हुआ है। अब आप अगर एक जगह को इतराज है और ये तय हो गई थी, पहले उन्होंने एग्री कर लिया था कि हाँ दोबारा सैंपल की करवा दें, सेंसस करा दें, और उसमें हम एग्री। देखिए मैंने पहले ही कहा कि इस मर्दमशुमारी में जो ओवरऑल परसेंटेज है आबादी की, पंजाब की कम हुई है परसेंटेज, 1.5% के करीब लगभग, और सिंध की बढ़ी है। तो अब एतराज भी सिंध का ही है, हो सकता है उसमें कोई जायज बात हो, मैं कोई, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप इतना बड़ा प्रोसेस और फिर ये कहीं रुकेगा ही नहीं। आज ये होगा, मैं आपको बता दूं, मैं पहले से बता रहा हूं मोना, कि लाजमी तौर पे उसमें किसी को शिकायत आ जाएगी, जिसको फर्क आएगा ना इस बार, और फिर हल्के बंदी उससे चेंज होंगे, उसमें भी एतराजात होंगे। इसका मतलब है आप इलेक्शन डिले करना चाहते हैं या इलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं करना चाहते। और फिर भी अगर कोई बात है, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज है वो लेके आए ना असेंबली में, वहां पे मुख्तलिफ राय आएंगी, आपके पास ओपिनियंस आएंगी, लोग अपनी अपनी मशवरा देंगे। ये पहले ही फैसला कर दिया जाता है, और जो मसलन फैसला हमने कर लिया कि जी हमने अड्डे नहीं देने, उधर से अमेरिका ने उन्होंने कह दिया, बयान दे दिया जी हमने अड्डे मांगे ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये चीजों में मतानत क्यों नहीं है, संजीदगी क्यों नहीं है, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन क्यों नहीं करते। एक फैसला, एक आदमी एक फैसला कर लेता है, 22 करोड़ का मुल्क है। अभी असद उमर साहब उठे, किसी का मुतालबा नहीं था, मैंने नहीं सुना पिछले कुछ अर्से से कि ये मुतालबा हुआ हो कि मुर्दमशुमारी दोबारा करा ली जाए। अब आपने हल्के ही चेंज करने हैं, कोर्ट्स वगैरह में तो चल रहे हैं ना केसेस इसके ऊपर कैसर साहब, ये तमाम लोग जिनको एतराज था वो तमाम सियासी पार्टीज कोर्ट्स गई नहीं है, सब जुडिस है मामला। जी जी बिल्कुल सब जुडिस है, तो उसका कोर्ट में फैसला कर लेने देना। जी शेर अली अरबाब साहब, देखिए वो जो अमरीकी अड्डों वाली बात थी ना, मैं थोड़ा सा टेक अ मिनट टू क्लैरिफाई इट। एंकर जो थे, वो जो भी नेटवर्क के एंकर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा अगर आपसे अमेरिका अड्डे मांगे तो आप देंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये नहीं, हाँ, वो किसी ने नहीं कहा कि अमेरिकियों ने मांगे नहीं और हमने कहा कि नहीं दियो। एक सवाल पूछा कि उसने कहा हमने नहीं देंगे, और अभी तक यही हुआ ना। फेयर इनफ। जी शेर अली अरबाब साहब, ये एक बड़ा अहम खदशा है जो कैसर साहब ने स्पेल आउट किया है। वो ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि इलेक्शंस फिर कोई ताखीर का शिकार हो जाएं नई मर्दमशुमारी में, जैसे आप भी कह रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं कि गारंटी तो कोई नहीं है कि इस दफा कोई कंट्रोवर्सी ना हो। मर्दम देखें, मर्दमशुमारी तब इफेक्ट में आती है जब कंप्लीट होकर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। जब तक वो कंप्लीट होकर उसका नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर क्या होता है? रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। फिर आप पिछली मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करते हैं ना, उसी हल्का बंदियों पर करते हैं जो पहले से राइज है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी कहा गया, अगर प्रोसेस डिले होता है तो फिर तो ये तो नहीं होगा कि प्रोसेस के लिए हम इलेक्शन कोई डिले करते रहें कि नहीं जी 6 साल का टेन्योर होगा, 5 का नहीं होगा। फिर पिछले इलेक्शन पे होगा, पिछले हल्का बंदियों और कंसेंसस पे होगा।
जी कैसर साहब, जरूरी नहीं है अगर कोई इस किस्म का एतराज आ गया तो फिर ये कि पिछली हल्के बंदियां वैलिड हो जाएंगी। अलबत्ता ये कि शेर अली अरबाब साहब, उसमें जाहिर है एक बहुत बड़ा माली हमारा एक खर्च आएगा, एक अखराजात आएंगे, हमारा एक बहुत भारी एक्सपेंडिचर आएगा ये तमाम मरहला कराने में। देखें, पहले ये चीजें जरूरी हैं, एक्सपेंडिचर तो होगा, बट उसकी बेनिफिट्स भी तो है ना। जी हम कैसर अपनी साहब, नई एक कैसर साहब हैज अ पॉइंट आ रहे हैं जी। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले इतने बड़े इख्तलाफात कोई एक जगह भी तुम बैठ नहीं सके, किसी भी हुकूमत और अपोजिशन। ये एक नया पंडोरा बॉक्स ऑल ऑफ अ सडन खुल गया है। किसी ने डिमांड भी नहीं की, मैंने तो नहीं सुनी किसी जगह से। वो ठीक है, अगर कोर्ट में था मामला तो वहां हो जाता, और अगर एक किसी खास मखसूस शहर का प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था। इतना बड़ा प्रोसेस और इतने बड़ा खर्चा, और फिर हर 4 साल में आप तो करवाएंगे। ये भी अगली बार फिर डिमांड होगी कि भाई अगर 4 साल में हो सकती है मर्दमशुमारी एक बार, तो अगली बार फिर क्यों ना हो। तो इस हाँ तरह मैं हाँ। ये समझता हूँ कि कोई ऐसी ऐसी बात एक तरफ तो 19 साल आपके यहाँ नहीं होती, और एक तरफ आप 4 साल बाद दोबारा बगैर किसी डिमांड के, कैसर मेजर साहब, आप डिमांड के। देखें कि आप शहर कायद से आपका इतना गहरा ताल्लुक है, आप माशाल्लाह रहते ही वहां हैं। लोकल बॉडीज के इंतखाबात भी सिंध हुकूमत इसलिए नहीं करा रही कि जी मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स तो हम फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। तो अभी 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 फिर लोकल बॉडी का इलेक्शन तो होगा ही नहीं ना, जब ये मर्दमशुमारी सामने एग्जैक्टली, आ तो मैं यही जाएगी। कह रही हूँ, और उसकी यही मेरा वजह से अर्ज है। सिंध गवर्नमेंट पहले नहीं करा रही, तो अभी तो आप वो उनको और इतराज उनका पक्का हो जाएगा कि अभी नई मर्दमशुमारी होने वाली है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो मतलब कोई एक एक जगह इतराज होगा, दूसरे को कुछ इतराज होगा। ये आसान नहीं होता कंसेंसस बनाना और सबकी मुतफिका कोई राय, कोई आपस में मुतफिका तरीकाकार बन जाए। और हर 4 साल कोई ये आप हमें तो एस्टिमेट नहीं है कि कितना खर्चा आएगा, कितने ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी लोगों की, और किस तरह का। मुझे अंदाजा है ना, जो पिछले राय मर्दमशुमारी हुई उसमें कितना लंबा ये प्रोसेस था, और उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस थी। ठीक है, मैंने राइट। खुद अरेंज कराया आखिरी हमारी कमेंट एक शेर अली अरबाब टेक्नोलॉजी साहब का आ जाए, फिर वाइंड अप करते टेक्नोलॉजी हैं ये वाला सेगमेंट। जी शेर टेक्नोलॉजी अली हम अरबाब साहब। टेक्नोलॉजी यूज इसीलिए कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जाए। और दूसरा जो कैसर साहब का कमेंट था, आयरनी इस मुल्क में यह है कि सियासतदान आपस में नहीं बैठते। अगर आपस में सियासतदान बैठना शुरू करें और थोड़ा सा अपनी ये ईगो से ऊपर जाएं, तो ये मुल्क बड़ा आगे और सिविलियन डिस्पेंसेशन को काफी ज्यादा तकवीत मिल सकती है। ये एक आयरनी है इस मुल्क में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत जो होती है ना, हुकूमत हुकूमत लोकल गवर्नमेंट होती है। हम 18th अमेंडमेंट को तो बड़ा बढ़ावा देते हैं बिकॉज प्रोविंसेस को इख्तियार चलेंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जो है मुनस्सर हैं इन्हीं चीजों पे, ये कंसेंसस पे और इन चीजों पे। और इसके ऊपर जो है मेरी सिर्फ ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन किसकी नीयत ठीक है किसकी नहीं है, मैं किसी के दिल में नहीं बैठा, लेकिन इन चीजों पे हमें मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। और लेकिन यही शेर अली अरबाब साहब, आपने कहा कि इसके बड़े फवायद हासिल होंगे, माली जो भी एक्सपेंडिचर है वो अपनी जगह, लेकिन फवायद तो सर उसी सूरत आएंगे ना कि जब वो काबिल कबूल होगा और हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर उसके नतायज हम इम्प्लीमेंट ना कर पाए 2023 में, खुदा ना खास्ता, तो फिर तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इट ऑल, बैक टू स्क्वायर वन। ये मुल्क का नुकसान है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का नुकसान है, और किसी का नुकसान नहीं है। जी वाइंड अप मैंने करना है वाला सेगमेंट। कैसर साहब प्लीज लास्ट कमेंट आपका, फिर ब्रेक पे चल रहे हैं हम। जी मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, बड़े अरसे से बलदियाती इलेक्शन होने थे। अब ये एक नया उनको बहाना मिल गया, जैसे कि सिंध हुकूमत कह रही है, इनको पंजाब में भी यही कहेंगे कि अभी तो हो रही है मर्दमशुमारी, हम बलदियाती इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। लोकल गवर्नमेंट एक नया क्या एंगल गारंटी है इसके साथ है ना हमें कि लोकल इलेक्शन जो है वो डिले होंगे या टाइम पे होंगे, कोई पता नहीं है। कि यही पॉइंट होगा कि नहीं जी हम तो मर्दमशुमारी करा रहे हैं, लोकल इलेक्शन जो सिंध कह रहे हैं। इजाजत लूंगी नाजरीन। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। इस वक्त मुझे वाइंड अप करना होगा, इस सेगमेंट के लिए इतना ही वक्त था मेरे पास। शेर अली अरबाब साहब, कैसर अहमद शेख हमारे साथ थे। शॉर्ट ब्रेक, वील बी बैक, स्टे विद अस।
वैक्सीन जी लगवा लो ना, खत्म करो कोरोना, मिलके अब सब चलो ना, बखैर आगले। जिद पे रहोगे ऐसे, सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये, फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना, वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना, बखैर आगले। या फुरकान या मरजान। आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें। बखैर रागले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ फौरी रुख करते हुए, अफगानिस्तान में चूंकि लम्हा बलहमा जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, खासी फ्लूइड सिचुएशन आपके सामने, हम उसको एज अ डेवलपिंग स्टोरी मुसलसल तौर पर कवर कर रहे हैं। कल भी हमने एट लेंथ इस पे बात की और आज आपके सामने यकीनन इसको दोबारा टेबल करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे मामलात हैं, लेकिन सुहेल शाहीन साहब जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर ये अपनी बात रीआइटरेट की है कि नॉन तालिबान जो लोग हैं, अफराद हैं, वो भी उबूरी हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं। अलबत्ता ये कि कल तो 9/11 को सिंबॉलिकली अहमियत देते हुए जो उन्होंने हल्फ लेना था वो कल नहीं लिया, लेकिन ये कि काम वगैरह कर रही है गवर्नमेंट उनकी, क्या ऐसी उम्मीद रखी जाए कि वाकई इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो? पाकिस्तान ने तो बार बार कहा है कि तमाम जो यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, लेकिन क्या वाकई तालिबान भी इस चीज़ को इंश्योर करेंगे? ये एक एथनिक ग्रुप्स के हवाले से भी बात है और दूसरा ख़वातीन के हवाले से भी नाजरीन, चूँकि अब तक तो उबूरी हुकूमत में हमें किसी खातून की नुमाइंदगी नज़र नहीं आती है। हैविंग सेड दैट, क्या ये चीज़ तब्दील हो सकती है? इंक्लूसिवनेस है कितनी दरअसल, और अगर इंक्लूसिवनेस नहीं है तो क्या ये तमाम मामलात कोई ट्रबलसम अफगान तालिबान की जो ये नई रजीम है उनके लिए हो सकेंगे, या फिर उनके लिए ऑल इज़ वेल? ये एक मामला है जो कि हम ज़रूरी तौर पर अब सेकंड सेगमेंट के तहत टेबल करने जा रहे हैं। यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए आदिल शाहजेब साहब, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन और तज्जियाकार, रिपोर्ट भी करते आए हैं अफगानिस्तान से इन अ वेरी डिसेंट एंड इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर। आई वाज जस्ट प्रेजिंग हिम फॉर द सेम। थैंक यू आदिल साहब। और अयाज वज़ीर साहब नाजरीन मुझे बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के। वेलकम एम्बेसडर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आदिल साहब अगर इफ़ आई मे स्टार्ट फ्रॉम यू, एम्बेसडर साहब आपकी इजाज़त से इनिशियल रिमार्क आपका, चूँकि आप वहाँ अभी हो के आए हैं हाल ही में, आपने वहाँ से रिपोर्ट भी किया है मामला सारा, कितनी इंक्लूसिवनेस है या हो सकती है इनका? देखिए मोना, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और दूसरा यू हैव बीन फॉलोइंग माय वर्क और जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, थैंक यू सो मच। मैं जब वहाँ से आया तो 3-4 चीज़ें मैं कंक्लूड करके आया था। एक तो ये कि तालिबान जो भी अनाउंस करेंगे वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट इसलिए नहीं कहलाई जा सकती क्योंकि अपनी ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में वो बड़े क्लियर थे पहले से कि हामिद करज़ई साहब हो गए या अब्दुल्ला हो गए, या पिछले 20 सालों में गनी रिजीम या हामिद करज़ई साहब के रिजीम में जो लोग थे वो उनको बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, और वो उन्हें 20 सालों में उनके बकौल जो मैसिव करप्शन हुई है, जो मिस गवर्नेंस हुई है, जो लाखों अफ़गान उसमें मारे गए, उनके बकौल उनके जो हमारे मुजाहिदीन मारे गए, वो उनको उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि वो तालिबान के अलावा किसी और को इनिशियल जो ख़ुद भी इसे इंटरम सेटअप कह रहे हैं। दूसरा एक मेरा कंक्लूजन ये था कि तालिबान के लिए एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट अगर वो चाहते भी हैं, अगर उनकी टॉप टियर लीडरशिप चाहती भी है, जो कि हमें रिफ्लेक्ट भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, उनसे मुलाकातों में भी, लेकिन एक प्रॉब्लम उनका जो रैंक एंड फाइल है, जो फुट सोल्जर है, जो कि 20 साल
एक ऐसे इस्लामी इनकलाब के लिए लड़ता रहा है जिसमें सिवाय तालिबान के, या तालिबान का जिस तरह का अपना इस चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, उसके अलावा किसी और की जगह नहीं है। और अगर तालिबान परसू करते हैं अपनी आइडियोलॉजी से थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म, जो कि उनकी ज़रूरत है इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए, तो उनको इंटरनली प्रॉब्लम होगा। और ये जो काबीना का ऐलान हुआ, अयाज वज़ीर साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, उनको इस पर वो ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन 34-35 रुकनी काबीना में अगर 2 उज़्बेक्स और 1 ताजिक हों और उसमें सारे तालिबान की वो लीडरशिप शामिल हो जो कि 1996 में 60-70% वही लोग हैं, तो इसको अनफॉर्चुनेटली इंक्लूसिवनेस नहीं कहा जा सकता। लेकिन साथ में हमें फिर तालिबान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वक्त समझने की भी ज़रूरत है कि इस वक्त उनके लिए किसी भी मतलब एक सिक्योरिटी सिचुएशन ये है कि अगर वो ज़्यादा इंक्लूसिवनेस की तरफ जाते हैं और उनकी डिफेक्शंस हो जाती हैं दाइश की तरफ, दाइश एक ख़तरा तो है। हमने एयरपोर्ट पे देखा, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2-3 उन्होंने जो ब्लास्ट किए, ये साथ में, तो उनको बैलेंस करना ये सारा फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए आलमी ममालिक की जो ख़वातीन की आपने बात की, उनको उसमें हिस्सा देना, ज़ाहिर बात है ख़वातीन को अगर वो ले आते हैं तो उनका वही जो रैंक एंड फाइल का मसला है, उनको तो ये ब्रांड वाला अफ़गानिस्तान चाहिए ही नहीं था। तो ये मेरा सारा एक टेक अवे था, जो कि अभी जो तालिबान डिसीजंस कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होता हमें नज़र आ रहा है कि आज अगर वो कहते हैं कि जी हम आगे इंक्लूसिवनेस की तरफ जाएंगे, तो आई थिंक हमें इंतज़ार करना चाहिए कि तालिबान के लिए आगे जाके इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, लेकिन इंटरम गवर्नमेंट में यानी एट होम वो कोई ऐसा ट्रबल नहीं चाहते, इस वजह से वो एट दिस पॉइंट इन टाइम शायद अगर ये चीजें नहीं कर रहे हैं, आगे जाकर एम्बेसडर साहब हो पाएंगी या ये सिर्फ इंक्लूसिव की बात की हद तक रह जाएगा? जी, मेरा ख्याल है तालिबान को भी इस चीज़ का एहसास है कि अगर हुकूमत जो पिछली थी, जिसको अगर हम अशरफ गनी हुकूमत का है, अगर उनकी तरफ से लोग इसमें शामिल ना हो तो खा इनके अपने मौलवी साहिबान कितने भी उज़्बक ताजक हज़ारा आ जाएं तो वो वन साइडेड होगा, वो सिर्फ तालिबान की तरफ से समझे जाएंगे। जो उनके मुखालिफिन है, जो पिछली हुकूमत थी वो लोग या उसके ज़ेर साया लोग, वो जब तक उसमें शामिल नहीं होंगे तो मगरिबी दुनिया या अफ़गानिस्तान के अंदर वो लोग जो मुखालिफिन है वो इसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इन्होंने ताजक 2-1 मौलवी ले ली या उज़्बक तो ये आल इंक्लूसिव हो गया। तालिबान को भी एहसास था, लेकिन उनका मसला जो मैं समझता हूँ, आई डोंट नो, शाहज़ेब बेहतर जानता होगा वहाँ थे, कि उनको शायद इंटरनल बड़ी प्रेशर थी। जो उनके फुट सोल्जर है वो वही चाहते थे जिनका जिक्र शाहज़ेब साहब ने किया कि हुकूमत हमारी अपनी होगी, उसमें हम दूसरे एथनिसिटीज ले लेंगे लेकिन होंगे तालिबान। तो पॉलिटिकल जो उसका विंग है वो चाहती थी कि हम उसमें ये दूसरे लोग भी शामिल कर लें जो हमारे मुखालिफिन में से हैं, बेशक उसके करप्शन के नाम हो या जो भी मुखालिफिन। अगर देखे, एक और बात भी है इम्पोर्टेंट वो देखने की, वो ये है कि अगर तालिबान अपने मुखालिफिन 20 साल लड़े हुए, एक दूसरे को मारे हुए, अगर उनको माफ़ कर सकते हैं तो फिर उनको हुकूमत में इंक्लूड करने में कोई इतनी सीरियस इशू नहीं है। सिर्फ इंटरनल डिवीजन का खतरा था, वो डिवीजन मेरा ख्याल है थोड़ी सी कंट्रोल हो गई है। थोड़ा सा इसको मजीद कंट्रोल होने दो, मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि वो इसको एड्रेस कर लेंगे, इंक्लूसिव बना लेंगे जैसे हमारे सबकी तवक्कुआत है। और मैं तो यहाँ तक भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद कोई खातून भी वजीर बना ले। वो इसलिए, एक लास्ट आखिरी बात, वो इसलिए कि देखे ड्राइविंग सीट में तो तालिबान है, कंट्रोल उनका है, हुकूमत उनकी है, उसके विंग्स के अंदर अगर दूसरे हुकूमत के लोग आ जाए या खवातीन आ जाए तो उसमें क्या बुराई है, क्या गलत बात है। अगर उन्होंने ऐसा काम किया जो इनके इमारात के उसूलों के मनाफी है तो उनके खिलाफ हमेशा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कम अज कम मगरिबी दुनिया या जो मुल्क के अंदर उनके मुखालिफिन है उनके लिए एक स्ट्रांग आर्गूमेंट बन जाएगा कि भाई ये आल इंक्लूसिव है, फिर उनके रिकग्निशन में भी आसानी होगी और बाकी दुनिया से जो इमदाद आनी है उसमें भी मुश्किलात ख़त्म। और आखिरी माफ़ करना, ये आखिरी बात होगी
और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान के 40 साल जंग के बाद ये पहली मर्तबा मौका आया है कि पूरे अफगानिस्तानी अवाम एक पेज पे हो, आपस में न लड़े, अमन लाए मुल्क के अंदर। अगर इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो कर ले, सारों को इकट्ठे कर ले ताकि परमानेंट अमन आ जाए। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर अमन आना मुश्किल हो जाए। जी आदिल साहब, आप इत्तेफाक करते हैं एम्बेसडर साहब इज ऑफ द व्यू कि हो सकता है हो जाए इंक्लूसिव इन द कमिंग डेज? देखिए, एम्बेसडर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक के साथ उसमें ऐड करूंगा। एक तो ये कि तालिबान, ये भी एक फैक्ट है कि इस वक्त वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात भी कर रहे हैं और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो सोच भी रहे हैं। ऑल्दो एक मजबूरियां हैं इंटरनेशनल रिकग्निशन को लेकर और फाइनेंसेस वो आगे कैसे संभालेंगे, उसके लिए भी उन्हें अपने आप को थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म की तरफ, प्रैग्मेटिक अप्रोच की तरफ ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। लेकिन जो एम्बेसडर साहब ने बात की कि अगर वो उन लोगों को माफ़ कर सकते हैं जिन्होंने इनको मारा 20 साल और हज़ारों की तादाद में तालिबान के जंगजू जो हैं वो पिछले रिजीम ने या उससे पहले अमेरिकन के साथ लड़कर, अगर वो उनको माफ़ कर सकते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गान अवाम के लिए मेरे ख्याल में उनको वो मैं ये नहीं कहूँगा कि शामिल कर सकते हैं, मुझे अभी भी डाउट है, लेकिन उनको शामिल करना चाहिए। शमूलियत तो एक बहुत एक अलग लेवल की बहुत बड़ा होगी ना? उनका एक होगा स्टेप एक होगा, क्योंकि देखें इस वक्त आप सिर्फ लास्ट वीक की अगर आप बात करें ना तो काफ़ी अरसे बाद अफगानिस्तान में बिल्कुल ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं। सिविल वॉर 40 साल की है, जिसकी भी हुकूमत आई है उसको डोमेस्टिक रिकग्निशन 100% नहीं मिली अफगानिस्तान में। तो तालिबान के पास ये अपॉर्चुनिटी भी है, उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी ये है क्योंकि देखें आम अफगान जो है उसको शायद इससे सरोकार नहीं है कि हुकूमत में कौन बैठा हुआ है, उसको इससे सरोकार है कि वो सिक्योर है, उससे आज़ादी राय भी हासिल है, ख़वातीन बाहर जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, जॉब कर सकती हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए वो महफूज अपने घर भी पहुंच जाएंगे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी कर सकेंगे। और आदिल साहब 2 मामला पे कमेंट कीजिएगा, जो एक ख़वातीन का एक एंगल है इसके ऊपर बताइएगा। बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म की इस पे रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ असल ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है ख़वातीन के हवाले से, और ये मीडिया कितना फ्रीली वहाँ पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें भी बड़ी डाइवर्स रिपोर्टिंग है। जैसे देखिए न्यूज़ के कुछ लोग हैं, मैं मीडिया पे बिल्कुल आऊंगा। मैंने वहां से बैठ के जो लिखा जो कहा, मेरे ख्याल में कि अगर मैं इतना वहां से फ्रीली रिपोर्ट कर सकता तो शायद और भी चीज़ें, तो ये हम अगर कहें कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है 100% तालिबान के अफगानिस्तान में, तो मेरे ख्याल में ये जर्नलिज्म से भी ज्यादती होगी और अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ भी मैं ये ज्यादती करूंगा। लेकिन साथ में मैं आपको एक दूसरा इसका एंगल दिखाऊं कि इतना भी बुरा नहीं हो रहा जितना कि बाहर बैठ के कुछ लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब फेक न्यूज़ वहाँ से इतनी जनरेट हो रही है और उसको फिर इंटरनेशनली कुछ लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग बैठे हुए हैं वो उसको फिर पुश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल परसों न्यूज़ चलाई गई कि जी अब्दुल्ला को तालिबान ने अरेस्ट कर लिया है। फिर उसके बाद न्यूज़ चलाई गई कि जी तालिबान को प्रेशराइज किया है पाकिस्तान ने और अब ट्रेड जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में होगी। मतलब ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। या तो आप बिल्कुल तालिबान को ग्लोरीफाई करने वाली जर्नलिज्म देख रहे हैं या आप बिल्कुल तालिबान के अगेंस्ट देख रहे हैं जिनका कोई एजेंडा। देखिए जिस वक्त ये एयरपोर्ट का इशू चल रहा था उस वक्त अफगानिस्तान के सारे बैंक्स बंद थे, लोग खौफ के मारे घरों में बैठे हुए थे। 10-12 दिन हुए थे तालिबान को आए हुए, तो कोई बाहर नहीं निकल रहा था, लोगों के पास कुव्वत खरीदारी उनकी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, इतने बुरे हालात थे। लेकिन आप देखिए कि सारे कैमरे जी एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं कि जी एयरपोर्ट पे देखें ये कर रहे हैं तालिबान, वो कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक इशू था, मैं भी फिर एयरपोर्ट गया, लेकिन ग्राउंड पर जो आम अफगान सफर हो रहा था या उसकी क्या फीलिंग है तालिबान के आने के बाद, वो रिपोर्टिंग बिल्कुल मिसिंग थी। तो या तो हमें एक एक्सट्रीम नजर आ रही थी और अभी भी नजर आ रही है, या हमें दूसरी एक्सट्रीम नजर आ रही है। तो जब आप बैलेंस रह के वहां पर रिपोर्टिंग करें, तो मैंने पूरी कोशिश की जितना मैं वहां से बैलेंस होके कर सकता था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ तालिबान की जानिब से नहीं हुई,
तालिबान के जो मुखालिफिन हैं दूसरे उनकी faction जानिब से से, भी, मतलब ठीक है, जो हाँ। अभी भी एनडीएस के ऑपरेटिव्स वहां पे काबुल में बैठे हुए हैं, ओ विद इन अ डे मुझे थ्रेट कम्युनिकेट किया गया। कि जी, और उनका ये था कि जी आप पाकिस्तान से भिजवाए गए हैं, आप यहाँ आके पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ बैठे हमारे कुछ लोगों ने बाकायदा डॉक्टर वीडियोस हमारी ट्वीट की, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की, हमारी जानों को खतरे में डाला गया कि देखें जी ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं This is very और काबुल worrisome. की सड़कों पर जो है इनको मारे पड़ रही हैं। हालांकि ऐसा वाकया नहीं हुआ था, लेकिन वो वीडियो फिल्मिंग किसने की? वो डॉक्टर हो के पाकिस्तान कि कैसे खैर ऑफिस पहुंची? से आप चले ये वी आर हैप्पी टू हैव यू बैक। Exactly. अयाज वजीर साहब, ये बैनुल अक़वामी रिकॉग्निशन पे बता दें सर, ये क्या केक वॉक होगा तालिबान के लिए, या फिर आपको लगता है कि अभी हैं इश्क के इम्तिहान? और देखिए, वेस्ट ने तो कह दिया, अमेरिका, सारे वेस्ट ने तकरीबन, कि हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जाहिर बात है तालिबान की हुकूमत नई आई है, पिछला रिकॉर्ड इतना ब्राइट और इतना अच्छा नहीं था, तो उस वजह से भी लोग थोड़े से जरा कहते कि आहिस्ता आहिस्ता देख ले, वो जरा प्रूव कर ले अपनी बातों को। अभी उनकी बातों के ऊपर वो 100% एतबार नहीं करना चाहते। वरना अगर देखे तो इंटरेक्शन उनके साथ शुरू हो चुका है। अमेरिका का CIA का चीफ आया था वहां पे, और उसके अलावा भी जो मैंने 1-2 रिपोर्टें पढ़ी, उनके साथ कांटेक्ट उनका अभी है। और उनके स्पोक्समैन ने तो परसों बरमला कहा कि जब हमारे इंटरेस्ट में होगा तो हम राब्ता करेंगे। तो उनके इंटरेस्ट में तो जाहिर बात है अफगानिस्तान के साथ इंटैक्ट रहना है। ये अगर कोई कहे कि अफगानिस्तान को वो टोटली अबंडन कर लेंगे, ये मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और उस वक्त तक मेरा ख्याल है जो हमारे इस रीजन के लोग हैं, मसलन पाकिस्तान है, चीन है, सेंट्रल एशिया है, रूस है, ईरान है, ये सब मिलके उनके साथ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करेंगे, और कुछ मदद ट्रेड में भी, बाकी चीजों में भी उनके साथ कर लेंगे। और मेरा तो ख्याल है कि ये लोग पहल कर लेंगे रिकॉग्निशन में भी, जब ये काबीना में बाकी लोग थोड़े से शामिल करेंगे, तो फिर हो जाएगा। मैं इस नोट पे वाइंड अप करूंगी नाजरीन। थैंक यू टू बोथ जेंटलमैन। आदिल शाहजेब, एम्बेसडर अयाज वजीर हमारे साथ थे इस सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।